अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, कल हमने डिस्कस किया था ट्रेंड ऑफ, लास्ट टाइम अगर याद हो तो आयनिक रेडियस के बारे में हमने डिस्कस किया था, और उसके बारे में मैंने ये बताया था कि आयनिक रेडियस जो है इसमें फर्दर दो टाइप्स बताई थी, कैटायनिक रेडियस, एनायनिक रेडियस, एंड फिर कंपेयर किया था पेरेंट एटम से। तो आज डिस्कस करते हैं ट्रेंड ऑफ आयनिक रेडियस। अगर याद हो मैंने आपको बताया था ट्रेंड का मतलब है वेरिएशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी अलोंग ग्रुप एंड अलोंग पीरियड। For example, trend of ionic radius. What does mean by trend of ionic radius? Mean variation of ionic radii along group and along period. तो ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। क्या क्वेश्चन बनता है? What is the trend of ionic radii in the modern periodic table? What is the trend of ionic radii in the modern periodic table? तो इसमें आपने क्या डिस्कस करना है? The variation of ionic radii in periodic table. और ये वेरिएशन फिर दो तरह की होंगी, एक वेरिएशन अलोंग ग्रुप्स होगी और दूसरी वेरिएशन अलोंग पीरियड की होगी। पहले डिस्कस करते हैं वेरिएशन ऑफ आयनिक रेडियाई अलोंग ग्रुप। जब हम अलोंग ग्रुप मूव करते हैं तो हर स्टेप में नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज होते जाते हैं। तो जब नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज होंगे शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा। जब शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव करते जाएंगे अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, उससे आयनिक रेडियस इंक्रीज होता जाता है। मीन क्या वेरिएशन बनती है? आयनिक रेडियाई इंक्रीज अलोंग ग्रुप in the modern periodic table. Ionic radii increase along group in the modern periodic table. यहाँ से भी एक क्वेश्चन अराइज होता है और वो शॉर्ट क्वेश्चन है। और क्या क्वेश्चन बनता है? व्हाट इज द, या इसी का बल्कि डायरेक्ट क्वेश्चन हम बना लेते हैं, व्हाई आयनिक रेडियाई इंक्रीज along group in the modern periodic table. Why ionic radii of the ions, या डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, why ionic radii increase along group in the modern periodic table. तो इसका आंसर क्या होगा? When we move along group in modern periodic table, when we move along group mean from top to bottom in modern periodic table, वहां पे क्या चेंज आती है? आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा अभी कितने ऑर्बिट्स हैं? ओनली वन। जो जो अलोंग ग्रुप मूव करेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स क्या हो जाएंगे? इंक्रीज होते जा रहे हैं। दोबारा से जरा इसको देखते हैं। When we move along group mean from top to bottom in the modern periodic table, क्या चेंज आ रही है? जरा स्क्रीन पे आपने नजर रखनी है। देखिए along group जाने से क्या चेंज आ रही है? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। जितने नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज होते जाएंगे नंबर ऑफ इनर ऑर्बिट्स ज्यादा हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ इनर ऑर्बिट्स ज्यादा होंगे तो नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो इनर इलेक्ट्रॉन्स ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज्यादा रिपल्शन अप्लाई करनी है। और ये जो रिपल्शन है इसको एक खास नाम दिया जाता है और मैंने आपको बताया था शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहा जाता है। मीन इनर इलेक्ट्रॉन्स ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर रिपल्शन ऑफर करनी है। अब जितने ऑर्बिट्स बढ़ते जाएंगे इतनी ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर रिपल्शन बढ़ती जाएगी, मीन शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा। जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे। जो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होंगे इट मीन रेडियस में क्या चेंज आती जाएगी? रेडियस इंक्रीज होता जाएगा। सो ये रीजन है जिसकी वजह से आयनिक रेडियाई अलोंग ग्रुप इंक्रीज होता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन था व्हाई आयनिक रेडियाई इंक्रीज अलोंग ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इसका आंसर क्या होगा कि व्हेन वी मूव अलोंग ग्रुप मीन फ्रॉम टॉप टू बॉटम
in the modern periodic table, number of orbits increases. Shielding effect also increases. Valence electrons move away from the nucleus. So ionic radii, yeah, that's why ionic radii increase along group in the modern periodic टेबल। इस क्वेश्चन का आंसर है। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो सेकंड वेरिएशन है वो होगी वेरिएशन ऑफ आयनिक रेडियाई अलोंग पीरियड्स। आप में से कौन स्क्रीन के ऊपर लाइन लगा रहे हैं? बेटा ये बहुत गलत बात है, खुद भी कंसंट्रेट नहीं कर रहे और दूसरे बच्चों को भी आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। अच्छा, वेरिएशन ऑफ आयनिक रेडियाई अलोंग पीरियड्स। मैंने कहा था जो प्रॉपर्टी अलोंग ग्रुप इंक्रीज होती है वो प्रॉपर्टी अलोंग पीरियड डिक्रीज होती है। तो मैंने कहा कि आयनिक रेडियाई अलोंग ग्रुप इंक्रीज होता है तो अलोंग पीरियड पर इसने क्या होना है? डिक्रीज होना है। सो क्या कहेंगे कि आयनिक रेडियाई डिक्रीज अलोंग पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब यहां से भी एक क्वेश्चन अराइज होता है और वो क्वेश्चन क्या है? Why ionic radii decrease along period in the modern periodic table? इसका आंसर क्या है? क्यों ऐसा होता है? When we move along period mean from left to right in the modern periodic table. जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं मीन अलोंग पीरियड्स मूव करते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स में कोई चेंज नहीं आती, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स सेम रहते हैं। जब ऑर्बिट्स सेम रहेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट भी सेम रहेगा, क्योंकि ऑर्बिट्स जब सेम होंगे तो इनर ऑर्बिट्स सेम होंगे, जब इनर ऑर्बिट्स सेम होंगे तो इनर इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन भी सेम होगी। मीन ऑर्बिट सेम है, शील्डिंग इफेक्ट भी सेम है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो मैंने कहा था कि न्यूक्लियस की जो फोर्स होती है वो इनवर्ड फोर्स होती है, ये इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियर पुल बढ़ जाएगी, जब न्यूक्लियर पुल बढ़ेगी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे? टूवर्ड द न्यूक्लियस। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन टूवर्ड द न्यूक्लियस आएंगे इट मीन अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आ रहे हैं तो साइज में क्या चेंज आएगी? साइज क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। और यही रीजन है कि अलोंग पीरियड जो है वो रेडियाई डिक्रीज होता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि व्हेन वी मूव along period in the modern periodic table, number of orbits remain same. Shielding effect also remains same, but due to the increase in nuclear charge, nuclear pull increases. So the attraction between valence electrons and nucleus increases. So valence electrons move toward the nucleus. That's why ionic radii decrease along period in the modern periodic table. अच्छा बच्चों, आप में से ये कौन शरारतें कर रहे हैं? अब अगर किसी ने कोई शरारत की तो उसको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा और उसको नेक्स्ट ग्रुप में किसी सूरत किसी भी क्लास में ज्वाइन नहीं होने दिया जाएगा। ये बात ज़हन में रख लें और खुद भी तंग ना हो और बाकियों को भी डिस्टर्ब ना करें। इस स्क्रीन पे किसने लाइनें लगाई हुई हैं? कुछ शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अच्छा, अच्छा स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करते हैं कंपैरेटिव स्टडी ऑफ आयनिक रेडियाई एंड एटॉमिक रेडियाई। अगर आपको याद हो कल के लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ आयनिक रेडियाई एंड एटॉमिक रेडियाई, मीन आयनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस का क्या रिलेशन है। उसमें मैंने कहा था
आयंस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, दोनों को मैंने सेपरेटली एक्सप्लेन किया था। इसको ग्राफिकली जरा एक्सप्लेन करते हैं, ग्राफ से समझना आसान है। ग्रुप सेकंड या फर्स्ट ए के ले लेते हैं एलिमेंट्स और सेवंथ ए के एलिमेंट्स। ये जो फर्स्ट ग्राफ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिलेशनशिप और कंपैरेटिव एनालिसिस या कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉजिटिव आयनिक रेडियाई या कैटायनिक रेडियाई एंड एटॉमिक रेडियाई। अब जरा इनको कंपेयर करते हैं। ये जो ऊपर वाली लाइन है ये एटॉमिक रेडियाई को रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन एटॉमिक रेडियाई को रिप्रेजेंट कर रही है। और थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि अलोंग ग्रुप मूव करने से एटॉमिक रेडियाई हो या आयनिक रेडियाई हो क्या होता है? इंक्रीज। तो ये अलोंग ग्रुप जाने से कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर हम इन्हीं एटॉमिक रेडियाई को कंपेयर करें कैटायनिक रेडियाई के साथ, मतलब देखिए ये लिथियम का रेडियस है, एटॉमिक रेडियस है, और ये इसका आयनिक रेडियस है, मीन कैटायनिक रेडियस है। अब लिथियम का रेडियस ज्यादा है या लिथियम के आयन का रेडियस ज्यादा है? लिथियम का रेडियस ज्यादा है। इसी तरह सोडियम का एटॉमिक रेडियस सोडियम आयन के आयनिक रेडियस से ज्यादा है। सो जितने भी ये कैटायनिक रेडियाई हैं इनका जो साइज है इनके पेरेंट एटम्स के एटॉमिक रेडियाई से कम है। इट मीन जो कैटायनिक रेडियाई हैं या जो कैटायंस होते हैं उनका रेडियस उनके पेरेंट एटम के रेडियस से स्मॉल होता है। मीन कैटायनिक रेडियाई इज ऑलवेज स्मॉलर देन their parent atomic radii या then the radii atomic radii of their parent atoms। इसी तरह अब सेकंड टाइप कौन सी बनती है? एनायनिक रेडियाई की। जरा उनको कंपेयर करते हैं। सेवंथ ए ग्रुप के एलिमेंट्स लेते हैं। अब ये वाले जो ग्राफ है ये हमें एटॉमिक रेडियाई के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये ग्राफ एटॉमिक रेडियाई का ग्राफ है और जबकि ये है एनायनिक रेडियाई का। अब अगर हम फ्लोरीन के एटॉमिक रेडियस को कंपेयर करें फ्लोरीन के आयनिक रेडियस के साथ, तो फ्लोरीन का आयनिक रेडियस ज्यादा है एज कंपेयर टू एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन। इसी तरह बाकी एलिमेंट्स को भी आप देख लें। इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उनका रेडियस उनके पेरेंट एटम के रेडियस से स्मॉल होता है, जबकि जो एनायंस होते हैं उनका रेडियस उनके पेरेंट एटम के रेडियस से लार्जर होता है। मीन यहाँ पे क्या एमसीक्यूज बन सकता है? The size of cations is always smaller than the size of its parent atom। इसी तरह size of anion is always larger than the size of its parent atom। So cation का साइज parent atom के साइज से स्मॉल होगा और anions का साइज parent atom के साइज से लार्ज होगा। ये तो इनकी कंपैरेटिव स्टडी थी। अब बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की। आयोनाइजेशन एनर्जी को एक और नाम भी दिया जाता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और इसकी जो एब्रीविएशन लिखी जाती है IE या IP लिखा जाता है। IE मीन आयोनाइजेशन एनर्जी और IP मीन आयोनाइजेशन पोटेंशियल। यानी IE का मतलब है आयोनाइजेशन एनर्जी और IP का मतलब है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब जरा इसकी बात करते हैं, पहले जरा समझ लेते हैं फिर स्टेटमेंट की बात करते हैं। अब सपोज करते हैं कि ये हमारे पास एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, ये एक न्यूट्रल एटम है, आइसोलेटेड भी है और गैसियस भी है। मीन ये एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है। अच्छा, अगर हम इस आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव नहीं हो सकता। क्यों? कि सेंटर में न्यूक्लियस है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है। इट मीन यहाँ पे अट्रैक्शन है बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। हम लेट्स से इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करना चाह रहे हैं, तो अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाह रहे हैं तो हमें इस अट्रैक्शन को खत्म करना होगा।
जब तक ये अट्रैक्टिव फोर्स खत्म नहीं हो सकती हम इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं कर सकते, और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर है। वो एनर्जी जिसको सप्लाई करके हम इस इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव कर सकते हैं, वो एनर्जी क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन एनर्जी। जरा स्क्रीन पे ये आपने फोकस करना है। मतलब ये आइसोलेटेड गैसियस एटम है, यहाँ पे आपको ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है। हम इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहते हैं। जब रिमूव करेंगे, पहली बात रिमूव होगा कैसे? हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी। जब एनर्जी सप्लाई करेंगे फिर हम रिमूव कर सकते हैं। बनेगा क्या उससे? हमारे पास क्या बनेगा? पॉजिटिव आयन। हमने एनर्जी सप्लाई की, वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया और पॉजिटिव आयन बन गया। तो ये जो एनर्जी हमने सप्लाई की है, इस एनर्जी को हम क्या कह सकते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। मीन वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसको सप्लाई करके हम किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं, वो एनर्जी क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। इसको हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेट्स से कि हमारे पास आइसोलेटेड गैसियस एटम है, उससे हम पॉजिटिव आयन बनाना चाह रहे हैं। तो मैंने अभी आपको कहा कैसे पॉजिटिव आयन बनेगा? इलेक्ट्रॉन निकालने से। कहां से निकालना है? वैलेंस शेल से निकालना है। अब निकलेगा कैसे? हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी। वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसको सप्लाई करके हम किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर बात करें, मीन पॉजिटिव आयन बनाने की क्या कंडीशंस हैं? What are the conditions for the formation of positive ions? There are two requirements, two conditions for the formation of positive ions. और वो टू कंडीशंस क्या है? नंबर वन, पहली बात ये है कि वो जो एटम है वो गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। अगर सॉलिड या लिक्विड है तो उसमें अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग होगी। जितनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। इट मीन अगर आप किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल के पॉजिटिव आयन बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा कि उस सब्सटेंस को गैसियस फॉर्म में लेना होगा। अगर वो गैसियस फॉर्म में है तो फिर आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि उसका गैसियस फॉर्म में होना जरूरी है। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है? आइसोलेटेड होना चाहिए। अगर वो ग्रुप ऑफ एटम्स है तो वहां से भी इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। तो मीन दो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, एक तो आइसोलेटेड होना चाहिए एटम और दूसरा उसकी गैसियस फॉर्म होनी चाहिए, तब हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं और पॉजिटिव आयन बना सकते हैं। सो आयोनाइजेशन एनर्जी की स्टेटमेंट क्या बनती है फिर? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the most loosely bound electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom to form positive ion is called ionization energy or ionization potential. The minimum amount of the energy required to remove the most loosely bound electron from outermost shell of an isolated gaseous atom to form positive ion is called ionization energy. अब मैंने यहाँ पे एक बात बताई कि वैलेंस शेल ही से इलेक्ट्रॉन निकालना है। क्यों? इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा टाइटली बाउंड होते हैं, उनमें अट्रैक्शन ज्यादा होती है, उनको निकालना मुश्किल होता है। और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में अट्रैक्शन वीक होती है एज कंपेयर टू अट्रैक्शन ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। सो इस वजह से हम वैलेंस शेल से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, और वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली रिमूवेबल होता है एज कंपेयर टू इनर ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ये तो जनरल डिस्कशन थी अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी। मेरे ख्याल में अब बात समझ आ गई होगी कि वो एनर्जी जिसको सप्लाई करके किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करके हम पॉजिटिव आयन बनाते हैं, वो एनर्जी क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन एनर्जी, या उसी को हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। अच्छा, अब जरा एग्जांपल्स की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हम सोडियम एटम लेते हैं। सोडियम आइसोलेटेड गैसियस एटम है,
इससे हम सोडियम पॉजिटिव आयन बनाना चाहते हैं। कैसे बनेगा? इसमें से एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से निकालना होगा। कैसे निकलेगा? हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी। कितनी एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी? 496 किलो जूल पर मोल। थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसको सप्लाई करके हम किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से पॉजिटिव आयन बनाते हैं, वो एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। तो अब जब सोडियम एटम से सोडियम आयन हम बनाते हैं तो कितनी एनर्जी चाहिए? 496 किलो जूल पर मोल। सो दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। सो व्हाट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम? दैट इज प्लस 496 किलो जूल पर मोल। इसी तरह अगर कोई एटम ऐसा है कि जिसके वैलेंस शेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, या कोई भी एटम जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसकी बहुत सारी आयोनाइजेशन एनर्जीज हो सकती हैं, मिसाल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अप टू सो ऑन। मीन एलिमेंट्स विद मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन्स हैव more than one values of ionization energy. Mean first ionization energy, second ionization energy, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी अप टू सो ऑन। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम लेते हैं। मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैग्नीशियम आइसोलेटेड गैसियस एटम लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं। कौन सा पॉजिटिव आयन बन रहा है? मोनो पॉजिटिव आयन। यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है 738 किलो जूल पर मोल। दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, और मोर एक्यूरेटली फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब जो कि मैग्नीशियम प्लस 1 मोनो पॉजिटिव मैग्नीशियम आयन के वैलेंस शेल में भी अभी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उसको भी निकाल सकते हैं। जब हम मोनो पॉजिटिव मैग्नीशियम आयन से एक इलेक्ट्रॉन मजीद रिमूव करेंगे तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? +2। डाई पॉजिटिव आयन बन चुका है। यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कहलाएगी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है? दैट इज 1451 किलो जूल पर मोल। तो ये तो आयोनाइजेशन एनर्जीज की कुछ एग्जांपल्स थी। अब बात करते हैं फैक्टर्स की। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे आयोनाइजेशन एनर्जी कम या ज्यादा होती है? फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, 4 फैक्टर्स हैं जो जिनसे आयोनाइजेशन एनर्जी कम या ज्यादा हो सकती है। नंबर 1 एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस भी कहा जाता है इसको। इसी तरह सेकंड फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। थर्ड फैक्टर है शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट। और फोर्थ फैक्टर है दैट इज नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स। सो ये 4 फैक्टर्स हैं जिनको